हेलो एंड वेलकम टू अननोन इन साइंस। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जो है बायोलॉजी का। अब तक अपन जो पढ़ रहे थे वो आता है केमिस्ट्री के अंदर। अभी स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी, और बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद इसके बाद स्टार्ट होगी फिजिक्स। तो ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम सेल तो नहीं है, इसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है, तो मैंने चैप्टर का नाम सेल डाल दिया। बट एक्चुअली में इस चैप्टर का नाम है दी फंडामेंटल mental unit of life। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर का नाम है। तो देखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को जानने से पहले सबसे पहले तो ये जानो आप कि ये सेल है, इसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले एक एक वर्ड का मतलब समझो। फंडामेंटल यूनिट यानी कि फंडामेंटल कब बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को। फंडामेंटल का मतलब होता है एकदम बेस, जिस पे जैसे कि घर बनाते हैं तो घर का एक बेसमेंट तैयार होता है ना पहले, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनती है। तो ऐसे ही जो लाइफ है ना, जो अपना जैसे अपना जीवन है, अपना जो लाइफ है वो किस पे पूरी पूरी डिपेंड, मतलब जिसका फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल यानी बेस क्या है उसका, उसका बेस है सेल। फंडामेंटल यूनिट क्या है उसकी, सेल। यानी कि सारी की सारी फाउंडेशन टिकी हुई है सेल पर, और फंडामेंटल यूनिट इसीलिए इसको बोला जाता है। अब इसको एक और चीज़ बोला जाता है सेल को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो इसको ये क्यों बोला जाता है, देखते हैं इसके लिए आगे जानने के लिए देखते रहें अगला स्लाइड। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये सेल है, ये रही सेल, ठीक है। सेल है, सेल बहुत सारी सेल जब मिल जाएंगी तो ये बनाएंगे टिश्यू। अब टिश्यू जब मिल जाएंगे तब बनाएंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स है ना अपनी, क्या क्या ऑर्गन्स बताओ बताओ, नाम बताओ एक दो। जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गई अपनी, ठीक है, माउथ डक्ट हो गई, एसोफेगस, ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स बहुत सारे हैं ना अपने शरीर में, बहुत सारे ऑर्गन्स, स्टमक वगैरह। तो देखो ऑर्गन्स हैं, फिर ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम एक आध सिस्टम का नाम बता दो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाम सुना है कि नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो नाम सुन रही होंगे बच्चों, है ना। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें यानी कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक आने के लिए सबसे जो पहली चीज़ थी वो क्या थी, सेल। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो कि ऑर्गन अपना ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, स्ट्रक्चर बनाना पूरा, पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे जो बेसिक यूनिट थी वो क्या थी, सेल थी। तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जा सकता है। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं अपने शरीर में, जैसे डाइजेशन सिस्टम डाइजेशन परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए काम में आएगा। तो ये सारे जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनके लिए भी बेस क्या है, एकदम फंडामेंटल क्या है उसके लिए भी, सेल। तो सेल क्या हो गई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी जितने फंक्शनल होते हैं वो परफॉर्म। और दूसरी बात, जितने फंक्शनल जैसे कि एक नॉर्मल शरीर में जितने फंक्शन परफॉर्म होते हैं ना, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन होता है कि नहीं, रेस्पिरेशन होता है, इजेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं शरीर में जो बाहर से आपको देखने को मिलती है वो एक सेल भी परफॉर्म करती है, मतलब वो सारे फंक्शन सेल के अंदर भी होते हैं। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये सेल भी रेस्पिरेशन करती है, सेल भी एक्सक्रीशन करती है, सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो इसको फंक्शनल यूनिट यानी कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। स्ट्रक्चरल क्यों बोलना है, क्योंकि जो भी पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है अपने बॉडी की वो पूरी की पूरी बेस यानी कि फंडामेंटल उसका क्या है, सेल है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से। एंड दे आर जेनेटिक, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक प्लेस इनसाइड द सेल, सो द सेल इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी सारे भी ये चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ना, ये सेल में सोदा, इसीलिए ये सेल में ही परफॉर्म हो रही है, इसीलिए इनको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। ये सारी बातें तो हो गई सेल के बारे में, स्ट्रक्चर यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। सेल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई, कौन किसने करी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में एक थिन सेक्शन लिया, किसका, जो ओक ट्री था, एक ओक ट्री, उसकी बार्क का एक जो सेक्शन होता है आउटर सेक्शन, उसको कॉर्क बोलते हैं, बार्क यानी कि छाल का एक सेक्शन लिया जिसको कॉर्क बोल रहे हैं, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया सेल मेड माइक्रोस्कोप के अंदर। इन्होंने खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने पाया कि वहाँ पे बहुत सारे सेल का मतलब होता है एक स्मॉल रूम, स्मॉल बॉक्स टाइप, ऐसा सेल स्मॉल बॉक्स टाइप हो गए ना, देखो ये सेल हो गए छोटे छोटे कंपार्टमेंट।
अब इन्होंने देखा जब सेल में माइक्रोस्कोप में, तो इन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। तो इन्होंने क्या किया, मिल गया क्या मिल गया, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया कि सेल मिल गया। क्या मिल गया, सेल मिल गया। तो ये सेल थे, बट ये क्या थे, डेड सेल थे। क्यों डेड सेल थे, क्योंकि जो बार्क था ना, जो कॉर्क प्राप्त हुआ था, मिला था इनको, वो क्या था, डेड था। तो ये इन्होंने जो सेल देखे थे उनको क्या बोलेंगे, डेड सेल। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने। पर जो सेल डिस्कवर किए थे वो कैसे थे, डेड सेल। ओके 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 1665 में। ओके। पर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए लीवेनहॉक। उन्होंने 1674 में, यानी कि इनके 9 ईयर बाद, इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में। लिविंग सेल्स को किसमें ऑब्जर्व किया, पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। ओके। तो इन्होंने तो डेड सेल देखे थे किसने, रॉबर्ट हुक ने। बट लीवेनहॉक ने क्या देखा कि लिविंग सेल। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने देखे थे, तो आप क्या आंसर दोगे, लीवेनहॉक। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ये कहा कि सेल तो ठीक है, सेल तो होता है, बट इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। के बारे में बाद में बात करेंगे अपन, बट अभी बस इतना ध्यान रखो कि हाँ, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस भी होता है। ओके। इन्होंने बताया, किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब बताया, 1831 में। फिर आए प्रिकिंजे आए 1839 में। इन्होंने क्या किया, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जितने भी लिविंग चीज़ पाई जा रही हैं सेल के अंदर, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये सब चीज़ें अभी तुम्हें बाद में पता चलेंगी, अभी मैं बता दूंगा। ये सेल वॉल है, अंदर न्यूक्लियस होगा, फिर इसमें बहुत सारे, यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ें रहती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। इनका नाम अभी देखेंगे अपन क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, क्या क्या है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे। वैक्यूल्स है, ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे देखने मिली। पर अभी ये ध्यान रखो, ये सारी चीज़ों की जितनी भी लिविंग चीज़ है ना सेल के अंदर, उन सबको मिला के नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। किसने, प्रिकिंजे ने। फिर आए स्लाइडन एंड स्वान ने क्या बताया, इन्होंने सेल थ्योरी दी। और सेल थ्योरी क्या दी कि जो सेल है ना, ये सेल, किसी ने पूछ लिया इनसे कि सेल बनी कैसे बनी, तो इन्होंने कहा सेल से बनी। इन्होंने क्या बताया, सिंपल, सेल से बनी। जैसे कि ह्यूमन किससे बनता है, ह्यूमन किससे बनता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो वो किससे बनेंगे, ह्यूमन से बना। ह्यूमन से बना, तो ऐसी सेल बनी, सेल से। जब एक सेल डिवाइड हुई तो 2 सेल बन गई, 2 यहाँ जितनी भी वो डिवीजन देखेंगे अपन कैसे डिवीजन होता है। पर सेल किससे बनी, सेल से बनी। जैसे ह्यूमन किससे बना, ह्यूमन से। गाय किससे बनी, गाय से। समझ रहे हो ना, तो ये सेल बनी, सेल से। इन्होंने बता दिया स्लाइडर एंड स्वान ने। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए वर्शियो। इन्होंने 1855 में जो सेल थ्योरी इन्होंने दी थी ना स्लाइडर एंड स्वान ने, इसी को एक्सटेंड करते हुए बताया। क्या बताया इन्होंने, बताओ कि सेल comes from cell that already exists in nature. ओके। सॉरी बच्चों, स्लाइडर एंड स्वान ने तो ये बताया, स्लाइडर एंड स्वान ने 1838 और 1839 में इन्होंने ये बताया रेस्पेक्टिवली कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। बट ये वर्चुअल साइंटिस्ट थे ना 1855 में, इन्होंने बताया था वो तो कि सेल से बनी होती है। सॉरी बच्चों, 1838-39 में तो इन्होंने ये बताया कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। बट वर्चुअल ने बताया कि सेल जो बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है। सेल कहाँ से आई, सेल से आई। सेल कहाँ से आई, सेल से आई। ये समझ में याद रहेंगे ना, कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगा बच्चों। मैंने भी जो बताया था ना कि ऐसा वैसा इन्होंने बताया वर्चुअल ने, ना कि स्लाइडर एंड स्वान ने। स्लाइडर एंड स्वान ने तो सिर्फ ये बताया था कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने, सेल से। जबकि वर्चुअल ने इसी सेल थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया और बताया कि सेल जो है वो प्रीवियस सेल से बने हुए हैं, नए सेल है प्रीवियस सेल से बने हुए हैं। ओके। अब देखो सेल को किस किस बेस पे डिवाइड किया जा सकता है। शेप, उन सेल्स की शेप अलग अलग होती हैं, साइज अलग अलग होते हैं, और सेल के नंबर अलग अलग होते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो शेप की बात करते हैं तो देखो शेप किस किस टाइप की शेप हो सकती है सेल की, वाई कॉनकेव एंड राउंड। ये किस में होती है, ह्यूमन आरबीसी में। जो आरबीसी होती है ना उसकी शेप इस तरह की होती है, वाई कॉनकेव एंड राउंड, किसकी, आरबीसी की। फिर कुछ अलग टाइप के जैसे नैरो एंड लॉन्ग कॉर्नर एपिथीलियम टाइप के सेल, ये यहाँ पे देखो इस टाइप के सेल भी होते हैं। फिर नर्व सेल, ये नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, ये नर्व सेल हैं, इस टाइप के होंगे। फिर स्पिंडल शेप जो सेल देखने को मिलते हैं वो मसल्स में मिलते हैं, किसमें, मसल्स में मिलते हैं। और साइज की बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, सबका साइज अलग अलग होते हैं। जैसे माइक्रोप्लाज्मा होता है ना, माइक्रोप्लाज्मा ये
इसकी सेल का साइज स्मॉलेस्ट होता है, लगभग 1.1 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब समझते हो ना, माइक्रो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊँगा माइक्रो, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे 10⁻�6, बट याद रखना इस बात को। तो सबसे छोटा सेल किसका था? माइक्रोप्लाज्मा का, और कितना था इसका साइज? 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, और सबसे बड़ा सेल जो था वो ऑस्ट्रिच के एग का था, ऑस्ट्रिच के एग का था सबसे बड़ा साइज। अब देखो नंबर्स के बेस पे भी सेल को डिवाइड किया जा सकता है। नंबर के बेस पे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें केवल एक सेल हो, सिर्फ एक सेल से जो मिलके बना हो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। इसके एग्जांपल देख लो, अमीबा एंड पैरामीशियम, एग्जांपल भी है अमीबा पैरामीशियम। अब मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स हों, जैसे कि सारे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, ये सारी चीज़ क्या हो गई? ये मल्टी सेलुलर हो गए। जितने भी ह्यूमन्स हैं ना, जैसे कि तुम, जैसे कि मैं, जैसे कि और भी सब जो ह्यूमन बींग आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की हल्की सी बात करते हैं, हल्की फुल्की बात करते हैं। तो सेल में स्ट्रक्चर ऑफ सेल में मतलब क्या क्या मेन चीज़ें क्या होती हैं सेल के अंदर? तो एक चीज़ होती है सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ये क्या करती है? सेपरेट करती है पूरे सेल को उसके आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, ये रहा जेली लाइक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर इसके अंदर बीच में ये चीज़ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो जितना भी आप सेल देखोगे, जितने भी सेल देखोगे, इनमें ये सारी बेसिक चीज़ें तो होंगी। क्या होगी? एक तो सेल मेम्ब्रेन होगी जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होगी इसकी, किसकी? सेल की, और उसके अंदर होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये भरा हुआ है फ्लूइड, यानी जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तो चीज़ें होंगी। अब देखो सेल मेम्ब्रेन की थोड़ी बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बाइलेयर से। अब सेलेक्टिवली परमेबल होती है और फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब तो आप जानते हो ना, फ्लेक्सिबल मतलब इधर उधर आराम से मूव कर सकती है। अब देखो सेलेक्टिवली परमेबल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जिसका मन हुआ इसके अंदर चला गया, इसका मन हुआ इससे बाहर चला गया, ऐसा नहीं। ये क्या करेगी? ये कहेगी कि जिसको ये बाहर जाने देगी वो ही बाहर जाएगा, जिसको ये चाहेगी वो अंदर आना चाहिए वो ही अंदर आएगा, ऐसा नहीं कोई भी अंदर आ जाए। जिसको बाहर ये जाने देगी वही बाहर जा पाएगा, ऐसा नहीं अपने मन से। तो ये सेलेक्ट करती है। परमेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना इसकी वॉल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट परमेबल यानी कि किसको परमिट करेगी? ये सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को परमिट करेगी ये, ठीक है, सेलेक्टेड चीज़ों को परमिट करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। इसका नेचर कहता होता है सेलेक्टिवली परमेबल। ऐसा नहीं है जिसका मन हुआ अंदर चला गया, जिसका मन हुआ बाहर आ गया, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। जो ये चाहेगी वो होगा। तो ये क्या बोलती है? यदि तुम्हें निकलना है और कोई चला गया ना, और कोई चला गया यहाँ से जिसको ये नहीं जाने देना चाह रही और जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या बोलेगा? यदि तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। समझ रहे ना? ये चीज़ हो जाएगी। तो देखो अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ये बात क्यों उठी, ये बात आके सामने आई क्यों? तो ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि मैंने बताया ना कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल नेचर में होती है, यानी कि जिसको चाहेगी उसको अंदर आने देगी, जिसको चाहेगी उसको बाहर आने देगी। अब देखो अंदर बाहर जाने के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू सब्सटेंस अंदर से बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं। तो वो दो प्रोसेस, एक तो डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस का, सॉलिड लिक्विड या गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कहलाता है डिफ्यूजन। जैसे कि ये यहाँ पे CO2 गैस है, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये पूरी सेल के अंदर ही चल रही है कहानी। यहाँ पे CO2 है और ये दूसरी जगह CO2, ये रही। अब देखो यहाँ पे CO2 कम है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, तो अब गैस का मूवमेंट कहाँ से होगा? हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन। अब ऐसा हो सकता है कि अंदर CO2 की अमाउंट बढ़ गई, सेल में CO2 की अमाउंट अंदर बढ़ गई, जबकि बाहर सेल के बाहर CO2 की अमाउंट कम है, तो CO2 सेल के अंदर से बाहर आ जाएगी। इसको भी क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन बताओ, कोई कन्फ्यूजन? समझे डिफ्यूजन? समझ गए ना? हाँ, तो डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। ओके 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 ओके। तो ये सेल के अंदर भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ सेल के मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर भी हो सकता है, यहाँ पे सेल के अंदर भी हो सकता है, यहाँ पे सेल के बाहर भी, एक जगह से दूसरी जगह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को ही बोलते हैं डिफ्यूजन। अब बात आती है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल्स का और इस मेम्ब्रेन की थ्रू, वाटर मॉलिक्यूल्स का और इस मेम्ब्रेन की थ्रू
जो मूवमेंट होगा ना, ये भी मूवमेंट कैसा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यदि अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और बाहर वाटर की अमाउंट कम है, तो वाटर कहाँ से जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा। जबकि बाहर यदि वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा। बट ऑस्मोसिस किसका होता है, एक तो वाटर के केस में इसको, जब वाटर का मूवमेंट होगा उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसमें एक कंडीशन ये कि यहाँ पे तो यदि सेल के अंदर भी मूवमेंट होता है या सेल के बाहर भी मूवमेंट हो रहा है सेपरेटली, उसको भी डिफ्यूजन बोल सकते थे। बट ऑस्मोसिस के लिए क्या कंडीशन है कि वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना चाहिए। और किसका मूवमेंट होना चाहिए, वाटर का मूवमेंट होना चाहिए। समझ में आया डिफ्यूजन। अब देखो, अब ऑस्मोसिस के बेस पे 3 तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है सेल के साथ। एक होती है हाइपोटोनिक सिचुएशन, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक। ये क्या होती है देखते हैं। हाइपरटोनिक सिचुएशन की बात करते हैं। हाइपरटोनिक सिचुएशन वो होती है बच्चों जब इसके बाहर, सेल के बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो और सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। यानी कि कोई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, यदि कंसंट्रेट सॉल्यूशन आप यहाँ पर भर दोगे इसके सेल के आसपास, तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, कम है, सॉल्वेंट कम है और अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा, यानी कि अंदर पानी ज़्यादा है, सॉल्वेंट यानी पानी, अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, तो पानी अंदर जाएगा बाहर और सेल हो जाएगी श्रिंक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल हो जाती है श्रिंक। तो देखो आर यहाँ पे भी आ रहा है, आर यहाँ पे भी आ रहा है श्रिंक में, तो हाइपर से याद रखना श्रिंक। हाइपर के केस में क्या होता है, श्रिंक। और फिर इसकी थ्योरी डेवलप कर लेना। श्रिंक कब होगी कोई चीज़, जब किसी के अंदर से वाटर बाहर निकल जाए, यानी कि बाहर का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, उसमें सॉल्वेंट कम होगा, सॉलिड ज़्यादा होगा। और सॉल्वेंट कम होगा यानी कि पानी कम होगा, तभी तो अंदर से पानी बाहर आएगा। देखो, और दूसरा याद करने का तरीका होता था, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर, कोई हाइपर हो रहा है मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा हो रहा है। तो कोई भी चीज़, कोई किसी के सामने कोई हाइपर होता है, यदि तुम पे कोई गुस्सा करे, तुम्हारे पापा जी गुस्सा कर दें, ये बच्चे जरा संभल के जब पढ़ाई लिखाई कर लिया अगर ऐसे करके गुस्सा कर दे, तो आप श्रिंक हो जाओगे ना, आप एकदम श्रिंक हो जाते हो, वहाँ पे सिकुड़ जाते हो। कोई भी आप पे गुस्सा कर देता है तो आप सिकुड़ जाते हो। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, हाइपर में क्या होता है, सिकुड़ जाती है सेल। जबकि हाइपोटोनिक सिचुएशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक में ये होता है कि बाहर सॉल्वेंट की अमाउंट होती है ज़्यादा, यानी कि बाहर का सॉल्यूशन कैसा होता है, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा तभी तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, उसमें सॉलिड कम होगा। अब डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, पानी पानी पानी, क्या पानी है ये, पानी आएगा बाहर से अंदर और सेल क्या कर देगी, स्वेल यानी कि फूल जाएगी। समझ रहे हो ना, एकदम फूल जाएगी खुशी के मारे कि पानी अंदर आ गया, फूल जाएगी खुशी से। समझ रहे हो, हाइपो में क्या होता है, सेल फूल जाती है, हाइपर में सेल डूब जाती है, यानी कि श्रिंक हो जाती है। एक सिचुएशन होती है आइसोटोनिक। कौन सी टॉनिक, आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन अंदर है वही सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर भी है, यानी कि जितना सॉल्वेंट अंदर है जितना सॉल्वेंट बाहर है, यानी कि नेट मूवमेंट जीरो है। नेट मूवमेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ से पानी अंदर से बाहर भी जाएगा, बाहर से अंदर भी आएगा, बट नेट मूवमेंट नहीं होगा। नेट मूवमेंट मतलब जितना पानी बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर जाएगा, वो सेम होगा, यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो सेल के साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों। क्या आएगा, सेल के साइज में कितना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी मूवमेंट हो ही नहीं रहा, नेट मूवमेंट हो ही नहीं रहा। इसीलिए समझ में आ गया आपको, इसीलिए समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं जरा, अभी तक बात करी थी सेल मेम्ब्रेन की, जो कि आउटर मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत मूवमेंट उसमें हो सकता है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी जानते हो ना, फ्लेक्सिबल है। अब बात करते हैं एक सेल वॉल की। सबसे पहली बात तो ये है कि एनिमल सेल में नहीं होती, ये सिर्फ होती है प्लांट सेल में, प्लांट की सेल्स में होती है। प्लांट सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बोथ। तो एक प्लांट सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट फ्लेक्सिबल थी ना वो, और सेल वॉल भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये रिजिड होती है, रिजिड होगी तो ये जो क्या अपने प्लांट्स है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी उनको, रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी एक तरह से। ये किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से। और जबकि वो किससे मिलकर बनी हुई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी बताया था ना, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, बताया था ना, हाँ याद रखना। और जबकि ये किससे बनी है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, तो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल। किस में पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएगी, प्लांट में, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाएगी रे बच्चे। ओके, कोई और तकलीफ, प्लांट में पाई जाएगी।
ओके। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? ये प्लांट सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर है, बाहर होती है सेल वॉल, सबसे बाहर सेल वॉल होती है। अब यदि प्लांट सेल को आप रखते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो सेल के अंदर से हाइपर में क्या होता है, कोई भी किसी पर भी गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाती है वो, तो ये सेल सिकुड़ जाएगी और इससे इसकी दूरी बढ़ जाएगी, इससे सेल वॉल से इसकी दूरी बढ़ जाएगी। हाइपरटोनिक सिचुएशन में इसको रखोगे तो सेल सिकुड़ जाएगी और उसकी सेल वॉल से डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसी केस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्रोसेस इन विच प्लांट सेल लूज वाटर इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया प्लाज्मोलाइसिस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कि प्लांट सेल को यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो वो सिकुड़ जाती है, उसको सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब सेल वॉल के क्या फंक्शन होते हैं? ये क्या करती है, डेफिनेट शेप एक तो मेंटेन करके रखती है, क्योंकि ये अपनी जगह से हिलती नहीं ना, रिजिड है, समझ रहे हो, तो ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी। ओके, और ये क्या करती है, प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस एंड इनहिबिट ओवर एंडोस्मोसिस। अच्छा, ये एंडोस्मोसिस क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस समझ रहे हो ना? एंडोस्मोसिस क्या होगा, जब पानी बाहर से अंदर जाए, ये हो गया एंडोस्मोसिस। एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सोस्मोसिस भी होता है एक। एक्सोस्मोसिस का मतलब, एक्सो मतलब एग्जिट, यानी कि सेल से पानी बाहर जाए तो इसको एक्सो, और एंडो किसको, जब बाहर से अंदर पानी आएगा तब, इसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है कि ओवर एक्सपेंशन वगैरह को रोकती है, क्योंकि ये सेल वॉल कैसी है, रिजिड है, तो यदि ये ज़्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी सेल, जब से इसके अंदर पानी जाएगा तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, तो एक्सपेंड एक लिमिट तक ही हो पाएगी, उसके बाद एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि सेल वॉल है इसके बाहर जो कि रिजिड है। और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इसको किससे, मैकेनिकल इंजरी से, और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये कैसी है, रिजिड है, तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, कोई भी तरह की इंजरी नहीं आ पाए, इसका भी ध्यान रखेगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की, उनकी ओरिजिन की बेस पे। ओके, दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल हो सकते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने वाले सेल, पुराने वाले सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब भी होता है न्यूक्लियस। प्रो यानी कि जिसमें नहीं है, पुराने हैं ये। यूकैरियोटिक मतलब नए वाले जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक में लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, तो जितने और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और उसके अलावा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, इसमें एक रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड होता है। जैसे कि ये सेल है, इसके एक रीजन होगा जहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बताओ 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 बताओ, क्रोमोसोम वगैरह, जीन्स वगैरह, समझ रहे हो, क्रोमोसोम वगैरह ऐसे बस एक जगह पे पड़े होंगे, उसी रीजन को सिर्फ न्यूक्लियर नाम दे देंगे। ऐसा नहीं है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो जिसकी ऐसे वॉल हो, समझ रहे हो, ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर। बस सिर्फ जो मटेरियल होता है ना, कौन सा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, वो ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड रहता है, उसी पार्ट को सिर्फ न्यूक्लियर बोल देते हैं, जबकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया के सेल, समझ रहे हो। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जो कि नए वाले सेल हैं, नए जो सब में पाए जाते हैं, जैसे कि अपन जितने भी एनिमल देख रहे हैं अपने आसपास, और अपन खुद ह्यूमंस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, सब कुछ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। इसीलिए इनमें वेल डेवलप्ड क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो इसमें प्रोकैरियोट में क्या क्या नहीं था, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे और उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी नहीं था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होंगे। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब तो अभी पढ़ेंगे अपन। तो एग्जांपल देखो, एनिमल, प्लांट, फंजाई, ये सारे कैसे हो गए, ये सारे यूकैरियोटिक के एग्जांपल हो गए। रे। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। अभी मैंने बताया सेल ऑर्गेनल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल में वेरियस टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो, एक सेल है, सेल में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने बताया सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो यहाँ से देखो, सेल ऑर्गेनल्स क्या करेंगे, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल को भी अपनी तरह रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, एक्सक्रीशन की ज़रूरत है, उसको सांस लेने की ज़रूरत है, खाना पचाने की ज़रूरत है,
खाना बन रहा है अंदर, उसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत है, और बहुत सारे परफॉर्म हो रहे हैं ना फंक्शन, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं। जैसे अपन तो खाना खा लेते हैं तो एनर्जी मिलती है उन्हें, अभी अपने को पता चलेगा कि अंदर सेल के अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है, पता चलेगा अभी माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है कि नहीं, एटीपी की फॉर्म में बनती है वहाँ पे एनर्जी। तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं ना उसमें, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों वो इतने पुराने टाइप के सेल हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कुछ भी पड़े हुए हैं, बस थोड़ा बहुत काम चल रहा है उनका, ज़्यादा ना तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स वहाँ पर रह के क्या करेंगे, ज़्यादा फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, प्रिमिटिव टाइप के सेल है वो, समझ रहे हो। यहाँ पे जबकि यूकैरियोटिक में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सबको काम बांटना पड़ेगा, किसी को क्या करना पड़ेगा, किसी को कुछ करना पड़ेगा। ये है सेल, ये देख लो सेल, सेल की ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया अपना, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई ये रही, और ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी एपरेटस हो गए, ये वैक्यूल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, राइबोसोम हो गई, और साइटोप्लाज्म यानी कि ये जेली लाइक सब्सटेंस जो भरा रहता है ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियस। कौन सा क्लियस? न्यूक्लियस। डबल लेयर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये देखो न्यूक्लियस जो होता है ना उसके बाहर डबल लेयर कवरिंग होती है। कैसी? डबल लेयर कवरिंग। ऐसी डबल लेयर कवरिंग होती है इसको, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो ये न्यूक्लियस है, ये जो होगी ना ये डबल लेयर कवरिंग होगी, ये वाली है डबल लेयर कवरिंग। कैसी? डबल लेयर कवरिंग होगी। यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिखाई नहीं गया, पर ये डबल लेयर होती है, ऐसी डबल लेयर होती है इसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सम पोर्स, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स भी होते हैं। पोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो कुछ सब्सटेंस है उनको अंदर से बाहर जाना है, किसी को न्यूक्लियर के अंदर जाना है, किसी को अंदर से बाहर आना है, तो इसके लिए पोर्स होने चाहिए ना, ताकि उनके थ्रू सब्सटेंस अंदर से बाहर जा सकें और बाहर से अंदर आ सकें। और न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या होते हैं बच्चों? डीएनए। अब देखो जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो ये क्रोमोसोम ऐसे धागे के रूप में पड़ा रहता है, धागे के रूप में ऐसे ही पड़ा रहता है। उस टाइम पे इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। जबकि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये धागा ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसी 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 ऐसी। तो अब इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या होते हैं? डी। क्रोमोसोम क्या है? बताओ बताओ, क्रोमोसोम क्या? ये बताओ बताओ कि ये हेरिटेंस यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको ट्रांसफर करती है। और इसमें क्या है चीज़ है? डीएनए। किसकी चीज़ से बना होता है? ये डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। और डीएनए में क्या होता है? जीन्स होते हैं। ये देखो जब जब सेल डिवाइड होने वाले होते हैं तभी क्रोमोसोम दिखाई देता है ऐसा, उससे पहले ये क्रोमोटिन की फॉर्म में होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है धागे की स्ट्रक्चर में। और क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए में क्या पाए जाते हैं जिससे वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। क्या? जीन्स। अब देखो हाँ, सेलुलर रिप्रोडक्शन में तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा ही न्यूक्लियस का, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? डीएनए की ज़रूरत है वहाँ पे, क्रोमोसोम की ज़रूरत है वहाँ पे, और क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और डीएनए मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इनहेरिटेंस फीचर फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से बच्चों में जो भी फीचर ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? डीएनए में। और डीएनए में भी क्या चीज़ होती है? जीन्स, उसके थ्रू होते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? और जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के उनको क्या होते हैं? जीन्स। मैंने बता दिया तुम्हें। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें कि डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोटिन बोलते हैं। जब जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, जब जब सेल डिवाइड होती है तो ये थ्रेड कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे क्रोमोसोम बना लेता है। ओके, अब दूसरे सेल ऑर्गेनल है, अभी तो अब पढ़ा आपने न्यूक्लियस, दूसरा सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के ऐसे बाहर ऐसे करके ये चिपका रहता है। ये देखो ये देखो ये क्या है? 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 ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है? ऐसे न्यूक्लियस से चिपका हुआ रहता है। और ये सीट है ना, सीट और ट्यूब्स की फॉर्म में है ना, सीट और ट्यूब्स टाइप का, ये सीट और ट्यूब्स की फॉर्म में रहता है। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है RER, एक होता है SER।
एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा रफ क्यों बोलते हैं, देखो रफ मतलब इसके देखो सरफेस पे ऐसे ये है ना, देखो 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 ऐसे दाने दाने से टाइप है ना कुछ, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, इनको बोलते हैं राइबोसोम। तो यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको तो बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि उसकी सरफेस पे ऐसे ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? तो यहाँ पे ये कौन सा है, ये जो दिखा रखा है डायग्राम में ये RER है, रफ है, जबकि दूसरा होता है SER। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात कर लेते हैं। ये क्या है, सबसे पहले तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स, ट्यूब्स एंड सीड की फॉर्म में था। अच्छा इनकी स्ट्रक्चर को देखने के हिसाब से ये दो कैटेगरी में होता है, एक तो रफ और एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके ऊपर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, यो क्या करते हैं, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाने का काम है। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाने का काम है। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। स्मूथ, अब दूसरे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें राइबोसोम इनके ऊपर नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल। तो यदि तुमसे पूछ लिया जाए कि फैट और लिपिड का सिंथेसिस मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो ये करते हैं अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन से टाइप के, स्मूथ वाले। रफ वाले क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और स्मूथ वाले क्या बनाते हैं, फैट एंड लिपिड। और ये फैट एंड लिपिड है ना, जो फैट एंड लिपिड है ना, ये मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन जो भी है, इनको बनाने का काम करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कौन करता है इस काम को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम भी करते हैं। और इसके अलावा एंजाइम एंड हार्मोन सिंथेसिस का काम ये करते हैं। अब देखो और कुछ इसके फंक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं ना, ड्रग्स, पॉल्यूटेंट, पॉइजन इनटू, ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाते हैं सेल के बाहर। ये किसके काम है साहब, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये क्या काम हो गया, एक तो फैट और लिपिड बनाते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं, एंजाइम हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा कि हार्मफुल मटेरियल को हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट करके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आया, ट्यूब्स और सीड की फॉर्म में रहते हैं, न्यूक्लियस से जुड़े हुए रहते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ के सरफेस पे होते हैं क्या, राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। दूसरे थे स्मूथ, स्मूथ वाले बनाते हैं फैट एंड लिपिड, जो कि क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम भी करते हैं, और इसके अलावा एंजाइम एंड हार्मोन के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर में भी हेल्प करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करके। खत्म, टाटा बाय बाय गए। ये सब इनके बीच में डिफरेंस हो गए, देख लो, सारी बताई दी मैंने। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी। अच्छा ये सारी चीज़ें तो पढ़ लो। हाँ, गोल्जी बॉडी, इनको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी बॉडी क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी सबसे पहले तो गोल्जी नाम कहाँ से आया, कैमिलो गोल्जी के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इनका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। ये क्या करते हैं, ये भी क्या होते हैं, they consist of a system of membrane bound vesicles arranged roughly parallel to each other in stacks known as cisternae। ये देखो कहाँ गया, अरे कहाँ गया। हाँ ये गोल्जी बॉडी, देखो ये गोल्जी बॉडी, देखो ये बनी हुई है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाले जो पार्ट है, इनको बोलते हैं सिस्टरने, इनको सिस्टरने बोलते हैं, सिस्टरने बोलते हैं। इसके दो फेस दिखाए गए यहाँ पे, सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है। सिस फेस मतलब जो ऐसे करके इसके इधर वाला फेस है वो तो सिस्टरने, और इसका अपोजिट साइड का जो फेस है वो ट्रांस हो गया। और इसके जो सीड्स, देखो सीड्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में तो ये भी है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज रफली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टिक्स नॉन एज सिस्टरने। तो ये पैरेलल जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, ये रही मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, इस पूरी चीज़ को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोल रहे हैं सिस्टरने बोल रहे हैं इनको। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ही एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है स्टैक में, और इस स्टैक को नाम दिया सिस्टरने। अब ये करते क्या है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये
पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो जानते हो ना, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डले पड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को पैकेज और ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। और क्या करता है, पैकेज भी करता है, पैकेजिंग भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। और इसके अलावा इसका काम है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्शन वेसिकल्स। तो ये क्या करता है, स्टोरेज का करता है, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग, ये सारे काम इसके हैं। और एक काम और है इसका, ये लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है, लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। क्या करता है, लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। तो देखो क्या करेगा, जितने भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वहाँ पे सिंथेसिस हो रहे हैं, उनको ये पैकेज करेगा और डिस्पैच करेगा टारगेट एरिया तक। ये पैकेज करेगा और जो भी टारगेट एरिया है कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ओके, समझ रहे हो, इनसाइड और आउटसाइड द सेल जितने भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब जो मटेरियल सिंथेसिस हुए उनको ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, चाहे इनसाइड द सेल हो चाहे आउटसाइड द सेल हो। और ये दूसरा काम मैंने क्या बताया इसका, ये देखो इसका दूसरा काम ये हो गया कि ये स्टोरेज, ये रहा स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तो प्रोडक्ट्स ये होगा प्रोडक्ट्स इन वेसिकल, प्रोडक्ट्स इन वेसिकल लिखा है, प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। तो ये क्या करेगा, समझ में आ गया ना, कि स्टोरेज करेगा, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। और एक काम और है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर जो होते हैं ना उनको सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करने का काम करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। और गोल्जी एपरेटस क्या करता है, लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। ये सारे इसके फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं लाइसोसोम किसने बनाया, गोल्जी बॉडी ने। तो देखते हैं लाइसोसोम बन तो गया, लाइसोसोम क्या करता है, ये एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जितना वेस्ट यहाँ पे आएगा इसको ये डिस्पोज कर देगा। ये कैसे करता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल आया, जो फॉरेन मटेरियल किसी भी काम का नहीं है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो वो सेल को ख़राब कर देगा। तो ये क्या करेगा, उस फॉरेन मटेरियल को जिसके पास बहुत सारे एंजाइम है उनके थ्रू डाइजेस्ट कर देगा, उसको ख़त्म, डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देगा। ठीक है। कभी कभी क्या होती है बच्चों, कभी कभी होता ये है कि सेल डैमेज हो जाती है, सेल डैमेज हो जाती है। अब इसको वापस रिपेयर होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो लाइसोसोम क्या करता है, ये फट जाता है, वर्स्ट हो जाता है और पूरी की पूरी सेल को ही खा जाता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है, खुद सेल को ख़त्म कर देता है। कभी कभी जब सेल इतनी डैमेज हो चुकी है, वापस रिपेयर नहीं हो सकती है, तो ये सेल को ही वर्स्ट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। और क्योंकि ये सुसाइड कर रहा है इस केस में, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये सुसाइडल बैग भी कहलाते हैं लाइसोसोम। ये देखो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखा यार तुम्हें, बढ़िया 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 बढ़िया। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अभी तक कौन कौन सी डबल मेम्ब्रेन देख ली अपने, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन था कि नहीं, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि दो मेम्ब्रेन, दो लेयर होती है। अब देखो, अब ये क्या होता है, इसकी आउटर लेयर है वो तो ठीक है, ऐसी स्मूथ टाइप की होगी, बट इनर जो लेयर होती है ना, वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सरफेस एरिया इसका बहुत ज़्यादा होता है। इनर लेयर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आउटर लेयर तो सिंपल रहती है। तो जो आउटर लेयर होती है ना, इसकी टू कवरिंग होती है, क्योंकि मैंने बता दिया ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। तो आउटर कवरिंग तो होती है इसकी पोरस होती है, पोरस समझ रहे हो ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जबकि इनर लेयर डीपली फोल्डेड होती है, ऐसी फोल्डेड होती है। और फोल्डेड होने का क्या रीज़न है इसका, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का। जितनी ज़्यादा फोल्डेड होगी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एटीपी जनरेशन के लिए जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके लिए मोर सरफेस एरिया मिल पाएगा। इसीलिए ये क्या करती है, अंदर करती नहीं है, इसके पास ऑलरेडी ऐसी डीपली फोल्डेड सरफेस होती है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बन जाती है। ठीक है। एटीपी क्या है, नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर खुद का डीएनए या खुद का राइबोसोम होते हैं, यानी कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद डीएनए भी है, राइबोसोम भी है। राइबोसोम है तो प्रोटीन अपने आप बना लेगी, और डीएनए तो है ही इसका। डीएनए मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करते हैं, जीन्स भी है इसके पास, डीएनए में जीन होते हैं। तो ये अपने डीएनए भी है, और ये तो इसीलिए अपना खाना
एनर्जी तो बनाई रही है और अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करती है। नेक्स्ट आते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, देख लो स्ट्रक्चर कैसी, बाहर वाली लेयर तो ऐसी है नॉर्मल, अंदर वाली डीपली फोल्डेड है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो जाए। इसके बाद खुद के राइबोसोम भी है, हाँ राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम में तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगी अपने आप, राइबोसोम है तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके बाद डीएनए भी है, डीएनए भी है और राइबोसोम है, राइबोसोम की वजह से तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की, ये सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं प्लांट्स में, किसमें, प्लांट्स में बच्चों, किसमें, प्लांट्स में बच्चों, ओनली इन प्लांट सेल। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, हाँ थर्ड आ गया ना ये, अभी कौन कौन से देख लिए, एक तो न्यूक्लियस था, डबल इसके बाद लेयर थी, डबल मेम्ब्रेन थी, फिर आया अपना माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद भी डबल लेयर है, अब आया थर्ड प्लास्टिड, इसके पास भी डबल लेयर है, वहीं 2 लेयर में रहता है ये, ठीक है। प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए, अपने राइबोसोम होते हैं, मतलब ये भी सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर लेता है डीएनए, इसके बाद डीएनए भी और राइबोसोम भी है प्लास्टिड, ओके। ये किसमें, प्लांट में होते हैं। अब देखो इसके टाइप देखते हैं, ये होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट टाइप का। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है। क्रोम का मतलब होता है बच्चों, वैसे क्रोम का मतलब आपने देखा होगा, क्रोम का मतलब तो जानते नहीं, आपने क्रोमा जरूर सुना होगा, क्रोमा क्रोमा क्रोमा, यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, क्रोमा नाम सुना ना। क्रोमा का मतलब भी कलरफुल है, वैसे भी क्रोम का मतलब होता है कलर से, क्रोम मतलब कलर होता है, समझ रहे हो। अब देखो तो ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, मेनली प्रेजेंट कलर पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये कलर पार्ट होते हैं प्लांट के, उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और फ्लावर, फ्रूट्स एंड फ्लावर में उनके डिफरेंट कलर होते हैं ना, डिफरेंट कलर होते हैं, तो इसीलिए क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पर भी कलर चीज़ें दिख रही होंगी आपको, कलर्ड चीज़ें दिख रही होंगी, तो कहाँ फ्रूट्स ऑफ फ्लावर में कलर्ड चीज़ें होती है, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट वहीं पे पाए जाते हैं। अब देखो ये प्लांट सेल में होते हैं ना, यदि ह्यूमंस में होते तो हमारे भी कई कलर होते, नीला, हरा, आसमानी, बैगनी, हर तरह के होते, बट ऐसा नहीं होता ना, क्रोमोप्लास्ट नहीं होता अपने अंदर। पर वैसा है अंदर से मन को किसी को देखो तो उसके तो कलर बहुत होते हैं, मन के कलर तो बहुत होते हैं, मन के कलर तो बहुत होते हैं हर किसी के, मन के बहुत तक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, इसका मतलब समझते हो, मन के बहुत रंग होते हैं और पल पल में बदलते भी रहते हैं, कोई आज अच्छा है तो कल बुरा भी है, मन के बहुत रंग है। तो मन के अंदर हो सकता है क्रोमोप्लास्ट, मजाक कर रहा हूँ, मन के अंदर क्रोमोप्लास्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये तो साइंस की बात है, वो तो सिर्फ साइकोलॉजी की बात है थोड़ी बहुत। फिर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना बनाने का काम करता है, कौन, क्लोरोफिल। अब एक थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूको जब भी टर्म आ जाए कहीं पे कलरलेस, कलर प्लास्टिड ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज विच स्टोर न्यूट्रिएंट्स, इनका मेन काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम होता है, समझ रहे हो, ओके। एनी डाउट्स। तो ये क्या क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च, ल्यूकोप्लास्ट क्या करेंगे, स्टार्च, ऑयल, खाउमा, स्टार्च, ऑयल, खाउमा, और क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, स्टार्च और ऑयल ही करेंगे मेनली तो, पर प्रोटीन ग्रेनुल्स को भी स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च और प्रोटीन को भी स्टोर कर लेते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एलिरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप होते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि ये क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, तो ये इनके 3 पार्ट हैं। तो ये देखो अमाइलोप्लास्ट तो करता है शुगर स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो में शुगर स्टोर रहती है। एलायोप्लास्ट क्या करेगा, ये ऑयल एंड फैट स्टोर करता है एलायोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी, उन तीनों के लिए ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप हो गए। प्रोटीन में बताया था मैंने, तो प्रोटीन तो करेगा एलिरोप्लास्ट, और ऑयल में भी बताया था, तो ये ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा टाइप है जो ऑयल स्टोर करेगा, ये हो जाएगा एलिरोप्लास्ट। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, ये स्टोर शुगर, यानी कि ये क्या स्टोर कर रहा है, मेनली देखा जाए तो स्टार्च ही तो होता है आलू में, आलू तू है बड़ा चालू, तो ये स्टार्च इसमें हो जाएगा, ऑयल इसमें हो जाएगा, प्रोटीन इसमें। 3 टाइप हो गया, एलिरो प्लास्टिड्स ऐसे करके फॉर्म में बने रहते हैं, ऐसे फॉर्म में रहते हैं, ऐसे फॉर्म में होते हैं। और
ये देखो, इनको तो अब थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो पता चलेगा। इनको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, ये ल्यूमन्स है, ये सब चीज़ें वैसे तुम्हें पता रखनी जरूरत नहीं है वैसे ज़्यादा, बट जस्ट नॉलेज के लिए यदि तुम्हें ज़्यादा ही डीप में पढ़ना हो तो आप देख लेना। ये मैंने डायग्राम तो दे रखा है, ऐसे करके लैमिनार के फॉर्म में ये रहते हैं प्लास्टिड्स, इनको थाइलाकॉइड बोलते हैं। ये जो ऐसे करके बने हुए हैं ये, ठीक है, ये स्ट्रोमा पूरी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं इसमें, फ्रूट लाइक जो चीज़ें होती है उसको, ये पढ़ सकते हो चाहो तो कोई जरूरत नहीं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को बोलते हैं स्टोरेज सैक्स, स्टोरेज सैक होते हैं ये, ठीक है। स्टोर मैनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंस सच एज अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। तो ये क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, अमीनो एसिड को, शुगर को, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड को और प्रोटीन को, इन सब को ये स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, ये एनिमल सेल में तो वैक्यूल्स या तो स्मॉल साइज में होते हैं या फिर होते नहीं हैं, बट प्लांट के अंदर वैक्यूल्स का साइज इतना होता है भाई, 50 to 90% ऑफ द सेल। अब इतना क्यों होता है बताओ। ये देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं, प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फिल्ड विद सेल शेप्स एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं इनको, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, वो तो ठीक है। बट ये बताओ कि इनका साइज़ इतना क्यों होता है, इसमें इनका वैक्यूल्स का साइज इतना क्यों होता है। तो देखो, यदि इसको तुम ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या चीज़ समझ में आ जाएगी, कि जो अपने प्लांट्स होते हैं मूव नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, तो इसलिए ये खाना अपना ऐसा तो है नहीं कि कहीं से इकट्ठा कर लेंगे दौड़ के, ये नहीं कर रहे। तो इनको जो भी खाना मिलेगा इसको थोड़े लंबे टाइम तक इनको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा वैक्यूल्स का साइज होगा, क्योंकि वैक्यूल्स का काम ही क्या है, वैक्यूल्स का काम ही देख लो, ये सारी चीज़ों को स्टोर करना है, तो इसीलिए प्लांट सेल में इनका साइज़ ज़्यादा होता है। तो नेचर के साथ नो पंगा। जो भी चीज़ें बनाई गई है ना वो सोच समझ के, एक क्रिएटर तो कोई ना कोई है जिसने इतना दिमाग लगाया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है वो, एकदम परफेक्टली वहाँ पे प्लेस्ड है। तो कोई ना कोई तो चमत्कार है, ये कोई ना कोई चमत्कार है। तो देखो, प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ किसी ने अपने आप बढ़ा दिया, कौन है वो जिसने ये सब किया होगा, हाँ। अब देखो, ये तो बात हो गई ना क्यों होता है। अब देखो, अमीबा क्या करता है, यही इसी का यूज करके, वैक्यूल्स का यूज करके खाना खाता है, खाना खा लेता है। अमीबा फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम। अमीबा में क्या होता है, जिस सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम डेट अमीबा हैज़ कंज्यूम। तो ये क्या करता है, जितना भी खाना कंज्यूम करेगा वो अपने फूड वैक्यूल, जो वैक्यूल है अंदर, उसमें रख लेता है, ठीक है। और ये क्या होता है, और जो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें स्पेशल वैक्यूल भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालने में, एक्सेस वाटर इन्होंने, यदि एक्सेस वाटर इनके पास है ना, तो उसको बाहर फेंकने में, और सब वेस्ट मटेरियल जो होता है उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। तो यूनिसेलुलर में जो वैक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल एंड एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। तो ये देखो, ये क्या करता है, अमीबा कैसे खाना खाता है, वैक्यूल्स इसके अंदर है, उसमें खाना कैसे ले जाता है। ये देखो, इसके पास ये क्या, देखो ये फूड वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये क्या करेगा, फूड आया यहाँ पे, फूड पार्टिकल आया, ये आया, ये आया, ये आया, इसने इसको बंद कर लिया, इनको बंद कर लिया और अंदर लेके चला गया यहाँ पे, और फूड वैक्यूल्स में ले आके रख दिया। ऐसे करके ये खाना खा लेता है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होगा, तो सेल वॉल बताओ किसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, यहाँ पे आएगी प्रेजेंट, ये गलत लग गया, इसको हटाओ, और यहाँ पे होती है एब्सेंट। प्लास्टिड किसमें होते हैं, प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल में, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, अभी देखे थे ना, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको के भी 3 टाइप थे, ये याद रखना। और जबकि प्लास्टिड एनिमल में एब्सेंट रहते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 50 to 90% वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ओके। जबकि इसमें या तो एब्सेंट होंगे या फिर स्मॉल इन साइज होंगे, ऑब्लिक करके ये भी लिख लो, स्मॉल साइज होंगे भी तो स्मॉल साइज में होंगे। सेल डिवीजन, ये देखो, ये तो बाद में देखेंगे अभी। फूड रिजर्व कैसे रहता है, फूड कैसे स्टोर रहता है, एनिमल में तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल में हेटरोट्रॉपिक यानी, और प्लांट में हेटरोट्रॉपिक, यानी कि प्लांट अपनी किचन अपने आप अपने साथ लेके चलते हैं, यानी कि वो अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जबकि अपन डिपेंडेंट हैं, नहीं सर हम भी डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास भी अपना किचन है। अरे तुम्हारा किचन तो है बच्चों, अपना खाना खुद तो बना रहे। नहीं सर मैं तो अपना खाना खुद बनाता हूँ। अरे बच्चे अभी तू कहाँ से बना रहा होगा अपना खाना, अभी तो तेरी मम्मी खिला रही है, पहली बात तो। और दूसरी बात तो ये है कि वो मम्मी भी अपने आप खाना नहीं बना रही, मतलब उनको भी
सब्जी की ज़रूरत और ग्रेन्स की ज़रूरत बाहर से पड़ रही है ना, अपने आप तो सिंथेसिस नहीं हो रहा, इसीलिए अपन हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। अब देखो सेल डिवीज़न की बात कर लेते हैं ज़रा सी, इसका लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब एक सेल था। ये किसने बताया था? हाँ ये बताओ, इसके लिए मैं ले जाता हूँ तुम्हें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, ले जाता हूँ बच्चों। अब देखो स्लाइडर ने स्वान ने कहा कि सारे प्लांट्स हो या एनिमल हो सेल से मिलके बने हुए, और बच्चों ने क्या बताया कि सेल किससे बना है? सेल से बना है। तो सेल कैसे सेल से बनेगा, उसी चीज़ को लास्ट में पढ़ रहे हैं अपन, सेल से कैसे बनता होगा। तो सेल से बनता है बच्चों सेल डिवीजन के थ्रू। एक सेल है, ये ऐसे करके डिवाइड हो गया दो में, तो एक सेल से दो सेल बन गए ना। ऐसा भी हो सकता था कि ये दो में हुआ, ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा होता है, अभी पता चलेगा। एक सेल से चार सेल बन गए और यहाँ पे एक से दो, यानी कि सेल डिवीजन के थ्रू सेल से सेल बना। ह्यूमन बना, ह्यूमन से गाय बनी, गाय से ऐसे ही सेल बना, सेल से। तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियो। सेल डिवीजन इसमें क्या होता है, एक जो सेल होती है, सेल डिवीजन में क्या होता है, अच्छा सेल डिवीजन होता क्यों, पहले तो ये बताओ। सेल डिवीजन होने के एक तो ये होता है कि जैसे कोई सेल क्या हो गया, सेल को ग्रो करना है, सेल को रिप्लेस करना है, ओल्ड सेल को न्यू सेल से रिप्लेस करनी है। कोई सेल डेड हो गई या इंजर्ड हो गई तो नई सेल की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे बनने ना, बच्चे, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट मतलब बच्चे बनने के लिए भी सेल डिवीजन होता है, और उसके बाद वो ऐड होके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू गैमीट बनता है। प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज नोन एज सेल डिवीजन, और मेनली दो टाइप का होता है, मिटोसिस एंड मियोसिस। अब देखो जितने भी मैंने अभी चीज़ बताई ना तुम्हें सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ, सेल ग्रोथ के लिए डिवाइड होती है, ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए होती है, डेड एंड इंजर्ड सेल के लिए नई सेल बना, डेड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। अच्छा ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो तो होती हैं मिटोसिस के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सेल होता है ना जिसको बोलते हैं मदर सेल, वो डिवाइड होके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बना लेता है। दो आइडेंटिकल, एक सेल ये रहा, ये डिवाइड होके टू आइडेंटिकल क्यों बोल रहा हूँ मैंने, कि जितने क्रोमोसोम, जैसे कि इसमें यदि 12 क्रोमोसोम है तो दोनों में इन जो नई सेल बनी है वो 12 क्रोमोसोम रखेंगे, यानी कि आइडेंटिकल होंगी। वो आइडेंटिकल तो तभी होंगी ना जब दोनों की दोनों सेम क्रोमोसोम होंगे। अब देखो एक चीज़, वैसे ये कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, पर मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इसको जो सेल डिवाइड होती है ना उसको बोलते हैं मदर सेल। इसको फादर सेल क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा कोई बता सकता है? वैसे ये आंसर मत लिखना जो मैं आंसर बताने वाला हूँ, जस्ट ऐसे ही फन के लिए मान लो इसको कि मदर सेल ही क्यों बोल रहे हैं इसको, फादर सेल क्यों नहीं बोल रहे। तो ऐसी बात है बच्चों, जो बच्चे यदि जन्म लेते हैं तो किसके थ्रू लेते हैं? माता यानी मदर के थ्रू, इसलिए इसको मदर बोला जाता है ना कि फादर। बच्चे कहाँ से आए? मदर से, इसीलिए इसको मदर सेल बोला जाता है। और इन दो नई सेल बनी उनको डॉटर सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर यदि याद रहता है लिखने वाला, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि इसको मदर सेल क्यों बोलते हैं, पर बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दी। सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। तो ये कहाँ पे होता है? जब भी ग्रोथ की रिपेयर की जरूरत होती है वहाँ पे होता है। तो ये किस में होता है? ईस्ट में बैक्टीरिया में, सोमेटिक सेल में होता है। ओके, अब देखो मियोसिस कहाँ होता है? इसमें मियोसिस होता है मेनली रिप्रोडक्शन वाली जगह पर, ठीक है। प्लांट हो, एनिमल हो, उनको डिवाइड करना है और गैमीट फॉर्म करना है, जो कि गैमीट फॉर्मेशन के बाद मदर से क्या बन गया? मदर फादर से दोनों से आए क्रोमोसोम मिले और दोनों ने मिलकर बनाया गैमीट, ये बनाया। अब इस प्रोसेस में जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं मियोसिस। सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन मियोसिस के थ्रू कहाँ पे होता है? यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू गैमीट बन रहा होता है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बताओ। यहाँ पे देखो क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है आधा। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताओ आप, कोई बता सकता है? क्रोमोसोम का नंबर आधा क्यों हो जाता है सेल डिवाइड होने के बाद? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, खुद सोचो कि देखो क्या बन रहा है? गैमीट बन रहा है। गैमीट मतलब बच्चा बन रहा है। तो देखो यदि इनके पास टोटल थे, जैसे मम्मी के पास टोटल मरे हैं
कोई भी मान लो यहाँ पे जैसे 16 थे और इनके पास भी 16 थे, तो यदि ये इसकी तरह डिवाइड होते, किसकी तरह, मिटोसिस के थ्रू डिवाइड होते, तो डॉटर सेल में भी 16 आ जाते क्रोमोसोम, और फिर गैमीट में कितने हो जाते हैं 32, और 32 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एक पर्सन में कितने होते हैं 16 होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन जब हो रहा होता है, तो इनकी जो अमाउंट है वो आधी रह जाती है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। अब रिप्रोडक्शन के थ्रू ये दोनों कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होने के बाद वापस इनमें 16 हो जाएंगे, और यही तो अपन चाहते थे। अब देखो फिर नेचर को एक बार फिर थैंक यू बोलो और फिर जरा आश्चर्य प्रकट करो, ये ऐसा कैसे होता होगा। सोचो सोचो सोचो, जहाँ पे ग्रोथ वगैरह रिपेयरिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है, जबकि रिप्रोडक्शन के लिए वो नंबर आधा रह जाता है, ताकि वो वापस दोनों कंबाइंड होंगे ना मदर फादर के क्रोमोसोम, और वापस क्रोमोसोम का नंबर सेम हो जाए, मतलब जितना मदर और फादर में होता है इंडिविजुअली उतना हो जाए। तो देखो कितना नेचर के लिए क्या बात है, क्या बात है, आश्चर्य की बात है ना। इनमें क्या हो जाता है, ये कहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, समझ रहे हो। अब इसमें होता क्या है, इनमें एक सेल डिवाइड होके, मियोसिस में एक सेल डिवाइड होके 4 नई सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जस्ट यहाँ पे तो 2 सेल में कन्वर्ट हो रही थी, मिटोसिस में एक कन्वर्ट हो रही थी 2 में, जबकि यहाँ पे एक डिवाइड हो जाती है 4 में। ये ध्यान रखना, बस एक डिवाइड होगी 4 में। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में देख लेना, बहुत ही सुंदर प्यारा सा डायग्राम दे रखा है, वो वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया चैप्टर समाप्त। और कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो बेझिझक। तो लास्ट वाली चीज़ एक बार और बता दूं, सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, मिटोसिस एंड मायोसिस। और मिटोसिस मायोसिस में डिफरेंस क्या है ये देख लिया तुमने। मिटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं, मायोसिस में 1 से 4 बनती हैं। और मिटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 1 से 4 तो बनती हैं, और मिटोसिस में क्या है 2 डॉटर सेल तो बन गई, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, यदि क्रोमोसोम का नंबर पहले 12 था तो इसमें 12 रहेगा, जबकि इसमें नंबर हो जाता है हाफ। और इसमें 1 2 में कन्वर्ट होती है, मियोसिस में 1 4 में कन्वर्ट होती है। ये कहाँ पे होती है, ग्रोथ रिपेयरिंग वगैरह में काम आती है। जबकि ये सेल डिवीजन मियोसिस कहाँ पे होता है, जर्म सेल में होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर इस टाइप का सेल डिवीजन होता है। किस टाइप का, मियोसिस टाइप का। ये किस में पाई जाती है, ईस्ट बैक्टीरिया में होता है ये। जबकि ये किस में होता है, मेल फीमेल गैमीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।